नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में ज़रा इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 3 पॉइंट हैं। पहला आपके VLBI सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दूसरा है आपके जो चाइना के द्वारा मालदीव में कृत्रिम द्वीप बनाकर जो भारत की घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपके तिरुपति मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, किस मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा अपने 23,000 कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है तिरुपति मंदिर। तो इसमें विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए, ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और यहाँ इस मंदिर में जो नियमित कर्मचारी हैं वो 23,000 हैं। इसके अलावा जो अन्य अनुबंधित कर्मचारी होते हैं वो संख्या अलग होती है। तो इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के होने के बावजूद भी उनका वेतन नहीं काटने की घोषणा की है। विद्यार्थियों, इस मंदिर के बारे में आपको बताऊं कि लॉकडाउन के कारण इस मंदिर को हर महीने 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए FD फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा चढ़ावा मतलब भेंट, सबसे ज़्यादा चढ़ावा इसी मंदिर में आता है। और इस मंदिर की प्रबंधन समिति के द्वारा कई शैक्षणिक व स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाती हैं। ये मंदिर 2000 वर्ष पुराना है और यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर जी का है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर जी का है। और क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में तिरुमाला पहाड़ी पर बना होने की वजह से इसको तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके लिए यह अतिरिक्त जानकारी है तिरुपति मंदिर के बारे में। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर ये महाराष्ट्र में है, शिरडी साईं बाबा मंदिर ये भी महाराष्ट्र में है, माता वैष्णो देवी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत में सबसे चढ़ावा, जैसे मैंने कहा, तिरुपति मंदिर में आता है, उसके बाद शिरडी साईं बाबा के यहाँ आता है और तीसरी जो है नंबर पर आता है सिद्धि विनायक मंदिर। फिर इसके बाद माता वैष्णो देवी मंदिर के यहाँ सबसे चढ़ावा आता है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चढ़ावा जिस मंदिर में आता है वो है सांवरिया सेठ का मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया गांव के पास स्थित है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस IIT में देश का पहला वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI सिस्टम लगाया जाएगा? तो राइट आंसर है IIT कानपुर। विद्यार्थियों, में आपको इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी दूं, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और भी बनते हैं। तो देखिए आप, ये वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट रूप में बोलें VLBI, आकाश गंगा तारों ग्रहों की चाल पर इसके माध्यम से नज़र रखी जाएगी। और कानपुर के बाद गुजरात व असम में भी ये VLBI जो है सिस्टम स्थापित किया जाएगा। और इन तीनों, यानी कि कानपुर, गुजरात और असम, इन तीनों का मुख्य स्टेशन कानपुर रहेगा। और ये VLBI क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा एंटीना सिस्टम है जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर से आती रेडियो व अन्य तरंगों को पकड़ लेगा। इस एंटीने का निर्माण स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।
जापान, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बाद भारत भी यह तकनीक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। तो यानी कि 5 देश पहले से हैं, छठा देश भारत बन जाएगा इस तकनीक का उपयोग करने वाला, यानी कि VLBI तकनीक का उपयोग करने वाला। और इसके अलावा एक और बात IIT कानपुर के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ IIT कानपुर परिसर में नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम के तहत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्थापित होगा और इस तकनीक से पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव पर नज़र रखी जाएगी और ये भी मालूम किया जाएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसको हम बोले रोटेशन, पृथ्वी की घूर्णन गति 37 सेकंड कम क्यों हुई है और क्या इस गति में और कमी आएगी और गति परिवर्तन का क्या असर पड़ा है या क्या पड़ेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4.03 सेकंड का समय लेती है, यह आपको मालूम है विद्यार्थियों। अब घूर्णन गति धीमी होने से 37 सेकंड का समय और लगता है, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 37 सेकंड धीमी हो गई है, इसलिए ये घूर्णन में 37 सेकंड का समय और लगता है। तो यानी कि अब रोटेशन में अब समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 41.03 सेकंड। पहले जो समय लगता था वो 23 घंटे 56 मिनट 4.03 सेकंड और अब समय लगता है एक जो है 23 घंटे 56 मिनट 41.03 सेकंड। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं वापस रिपीट कर दूं। एक तो VLBI जो कि कानपुर के अलावा गुजरात, असम में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्य स्टेशन कानपुर में ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। और ये VLBI क्या है तो ध्यान रखना है, एक जो है एंटीना सिस्टम है और इसका उपयोग क्या है तो ये रेडियो तरंगों और अन्य तरंगों को पकड़ लेता है। और एक आपको याद रखना है कि भारत छठा देश बना है जो इस तकनीक का उपयोग करेगा। और इसके अलावा आपको ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के बारे में याद रखना है कि इसको भी कानपुर जो है IIT परिसर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और इस तकनीक का उपयोग क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है जो 37 सेकंड कम हुई है उसके बारे में पता लगाया जाएगा और इसका क्या प्रभाव पड़ा है या पड़ने वाला है इसका पता लगाया जाएगा। और ये 37 सेकंड को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस फर्म ने कोरोना की जांच के लिए सस्ता व तत्काल नतीजा बताने वाली किट बनाई है तो राइट आंसर है GCC बायोटेक। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की ये फर्म है जो जिसका नाम अभी आपने पढ़ा GCCI बायोटेक। और इसने जो किट बनाया है इसकी कीमत मात्र 500 रुपया है और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने इस किट को मान्यता दे दी है। और जहां कोरोना की जांच में 4,500 रुपया का जो खर्च आता है तो उसकी जगह अब ये किट जो बनी है जिससे जो है कोरोना की जांच का भी तुरंत पता चलेगा, यानी नतीजा भी तुरंत आ जाएगा और खर्चा भी केवल 500 रुपया होगा। तो ये सस्ती किट इसने बनाई है। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस देश के नौसैनिक युद्धाभ्यास के दौरान गलती से मिसाइल दाग देने से जंगी जहाज पर सवार 19 नौसैनिकों की मृत्यु हो गई? तो राइट आंसर है ईरान। विद्यार्थियों, आपके इसमें नक्शे में ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है दिखाया गया है और इसमें आप देखिएगा
नीचे की तरफ जो कि देश लिखा हुआ है ओमान, ओमान के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है ओमान की खाड़ी, और ईरान जिसके नीचे जो है वहाँ बड़ा जो आपको नीला दिखाई दे रहा है तो वो ईरान की खाड़ी, ईरान की खाड़ी इसको पर्शियन खाड़ी भी बोलते हैं, इसको जो है द गल्फ के नाम से बोलते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें ईरान की खाड़ी यानी पर्शियन खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाने वाली जल संधि है यहाँ हारमुज जल संधि। तो इस हारमुज जल संधि के पास ही ये जो है दुर्घटना हुई है, और इस घटना में जहाँ 19 सैनिक मारे गए हैं वहीं 15 सैनिक घायल भी हुए हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है? तो राइट आंसर है मालदीव। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको बताऊं कि चीन के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को जो है घेरने की जो है ये एक रणनीति है। और आपको मैं बताऊं कि चीन ने म्यांमार से कोको द्वीप लीज पर लिया हुआ है और उसको नौसैनिक अड्डे के रूप में उपयोग कर रहा है। एक तरह से कोको द्वीप आप जब नक्शे में देखोगे तो आपको मिलेगा अंडमान द्वीप के पास कोको द्वीप लिखा मिलेगा। तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और इसको उसने पट्टे पर यानी कि लीज पर लिया हुआ है। वहीं हम देखें कि पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसको भी चीन ने बनाया है और उसको जो है वो नौसैनिक अड्डे के रूप में काम में लेगा। और अब यहाँ जो है भारत के नज़दीकी एक और मालदीव में कृत्रिम द्वीप बनाकर वहाँ पर नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि भारत को तीन ओर से घेरने का वो प्रयास कर रहा है। जहाँ हम देखिए बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप, यहाँ हिंद महासागर में यहाँ पर देखें मालदीव में यहाँ पर बना रहा है, और वहाँ अरब सागर की अगर देखें ऊपर तो ग्वादर बंदरगाह जहाँ पर नौसैनिक अड्डा बनाने का वो तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से भारत को ये घेरने की एक रणनीति है चीन की। विद्यार्थियों मालदीव के जो राष्ट्रपति थे, जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उनसे जस्ट पहले अब्दुल्ला यामीन, उनके समय में यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान 16 द्वीपों को 50 वर्ष की लीज पर चीन ने जो है लिया था। 16 द्वीपों को 50 वर्ष की लीज पर लिया था। और इन्हीं के समय में यानी कि अब्दुल्ला यामीन के समय में राजधानी माले में 83 करोड़ डॉलर की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण भी किया गया था। और वर्तमान समय की बात करें तो मालदीव के साथ भारत के संबंध कुछ सुधरने की ओर अग्रसर हैं। विद्यार्थियों मालदीव सार्क का सदस्य भी है। सार्क यानी कि दक्षेश का सदस्य भी है। विद्यार्थियों दक्षेश में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, भारत। तो ये 8 देश हैं। तो 8 देशों में से एक मालदीव भी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मालदीव के साथ थोड़े संबंध सुधरने की ओर अग्रसर है, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से जस्ट पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, जिनके बारे में अभी मैंने बात की थी, तो अब्दुल्ला यामीन के समय भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे मालदीव के साथ, परंतु अब संबंध सुधर रहे इन सोलिह के समय से। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस भगोड़े के लिए ब्रिटेन में प्रत्यार्पण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है? तो राइट आंसर है नीरव मोदी। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा पीएनबी घोटाले में शामिल है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। इन्होंने जो है पीएनबी से ऋण लिया था और ये इस तरह से पैसा खाकर भाग गए। तो अब नीरव मोदी को ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन के साथ
भारत की प्रत्यार्पण संधि हो रखी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के आरोप के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो कहां पर? तो राइट आंसर है रायपुर। यानी कि आप जानते हो बच्चों कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, तो रायपुर में इन पर यानी संबित पात्रा पर केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है, संबित पात्रा पर यह आरोप है कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसी मामले में संबित पात्रा पर केस दर्ज किया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जोजिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है श्रीनगर व लेह। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर से लेह मार्ग पर स्थित जोजिला दर्रा और बांदीपोरा और गोरेंज राजमार्ग पर राजधान दर्रा, इसको जो है समय से पहले ही खोल दिया है। क्योंकि आपको पता है जब सर्दियां शुरू होती है और बर्फबारी तेज होती है तो ये दर्रे भर जाते हैं और यहाँ पर सीमा सड़क संगठन ने इन दोनों ही दर्रों को, जैसा कि एक तो आपके इसमें लिखा हुआ है ही, तो इन दोनों जो है दर्रों को खोल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग पर आता है। तो यानी श्रीनगर से लेह जाने वाला मार्ग जोजिला दर्रे से गुजरता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वापस रिपीट कर दूं एक और क्वेश्चन कि बांदीपोरा गोरेंज राजमार्ग पर राजधान दर्रा है। और विद्यार्थियों, इसमें आपके जो लिखा हुआ है अन्य ऑप्शन में, इसमें मंडी व लेह है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश का शहर है मंडी और लद्दाख का शहर है लेह। तो मंडी से लेह जाने वाला मार्ग जो है बड़ा लाचला दर्रे से गुजरता है, बड़ा लाचला दर्रे से गुजरता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, आपको मैं एक महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में बताऊं। एक सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला। तो नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। तो आप को ये अतिरिक्त जानकारी मैंने दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस पैरा महिला खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है दीपा मलिक। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है और इन्होंने गोला फेंक में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जिसमें एक नाम दे रखा है आपके अरुणिमा सिन्हा। तो विद्यार्थी मैं आपको बताऊं, अरुणिमा सिन्हा जो कि वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं, तो ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है और इन्होंने एवरेस्ट पर सफलता पाई थी 21 मई 2013 को। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। फेड कप हर्ट अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर है सानिया मिर्जा। ये फेड कप अवार्ड टेनिस का है और क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली जो है भारतीय जो महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, वो बताया था आपको, और अब अवार्ड इनको मिल भी चुका है। तो नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा और अब अवार्ड प्राप्त करने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ये। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपके अंतर्राष्ट्रीय
नर्सिंग दिवस। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये थी जिनके जन्मदिन को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।